आज का ये वीडियो प्रोफेशन पे बेसिक नॉलेज को टच करने के लिए है, जो आपको बताएगा कौन सा प्लैनेट किस प्रोफेशन का कारक है, प्रोफेशन में क्या चीज़ें देखते हैं, कौन से प्रोफेशन से कौन सा घर प्रोफेशन में क्या देखने के काम आता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले प्रोफेशन का मतलब होता है रोजगार, जो हम करते हैं वो, जिससे हम रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का खर्चा पूरा करते हैं, भाई बहनों का, माता पिता का खर्चा पूरा करते हैं, जहाँ से पैसे लेके हम घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं, कुछ भी ज्वेलरी, जेम्स, कपड़े, सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा से ही आता है। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्रोफेशन पे ही होनी चाहिए। तो यदि प्रोफेशन पे कृपा रहेगी माँ लक्ष्मी की, तो कभी कहीं भी कोई कमी नज़र नहीं रहती। तो इसमें सबसे पहले हाउस वाइज, एवरी हाउस हैज़ समथिंग टू स्पीक ऑन प्रोफेशन। ये मैंने आपको भेज भी दिया है ग्रुप में। सबसे पहला घर, सेल्फ एंड पर्सनल इंटेलिजेंस इन प्रोफेशन। व्यक्ति जिसके प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे उसका घर है, और उसकी अपने प्रोफेशन में इंटेलिजेंस कैसी रहेगी उसका घर है। दूसरा घर बैंक अकाउंट्स का होता है, फाइनेंस आपका भी और कुटुंब का भी। आपकी जमा पूंजी भी यहीं होती है और कुटुंब का फाइनेंस भी यहीं से देखना पड़ता है। फैमिली बिजनेस यदि कोई कर रहा है तो उसको भी हम दूसरे घर से देखते हैं। आपके पास प्रश्न आएगा कि क्या मेरा बेटा मेरे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसको भी हम इधर से ही देखेंगे। तीसरा घर, सबसे पहले यहाँ सिबलिंग्स आते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं। उसके बाद फ्रेंड्स का नंबर आता है, जो आपके बहुत प्रिय मित्र होते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ द नेटिव, आप जो एनर्जी अपनी डे टू डे लाइफ में लगाते हैं। कोई व्यक्ति सुस्त होता है, बहुत एक्टिव होता है, कोई कुछ होता है, जो एनर्जी आप डे टू डे लाइफ में लगाते हैं वो भी यहीं से देखी जाएगी, और वो एनर्जी जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में यूज करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी रहेंगी प्रोफेशन में, इस बात का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यू इसीलिए किया जाता है कि व्यक्ति हाउ ए पर्सन कम्युनिकेट्स, इसी का नाम इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू क्लियर करना भी आप यहीं से देखेंगे। आप अपने प्रोफेशन में मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टीजमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो साधन है उनको पब्लिक में लाने के लिए कैसे बताते हैं लोगों को कि अपने प्रोफेशन के बारे में, इसका बहुत महत्व रहता है। जो सरकारी या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब रहता है डॉक्यूमेंटेशन, उनके लिए कम्युनिकेशन का रहता है लिखना। जो तीसरा घर, यदि आप प्लेइंग आर्टिस्ट हैं, मीडिया में हैं, जर्नलिज्म में हैं, या आप सिनेमा में हैं, सिनेमा इंडस्ट्री में हैं, वो उसके लिए भी तीसरे घर का बहुत बड़ा महत्व रहता है। वहाँ भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाया जाता है। और जहाँ आप काम करते हैं वो स्थान आपसे कितनी दूर है, शॉर्ट डिस्टेंस को भी तीसरा घर बताता है। छोटे सफ़र तीसरे घर से देखे जाते हैं। छोटे सफ़र वो होते हैं जहाँ से रात को आप काम करने के लिए सुबह जा सकते हैं और रात को अपने घर में आके सो सकते हैं, खाना खा के सो सकते हैं, वो तीसरा घर होता है। ये तीसरे घर की डेफिनेशन वक्त के साथ बदलती रहती है। कोई समय था कि 5 किलोमीटर दूर भी कोई गांव था, उस समय भी रात को अंधेरा होता था, तो ऐसे एरिया भी थे वहाँ शाम को चलना वर्जित था, डाकू लूट लेते थे। तो लोग बोलते नहीं, मैं चाहे मेरा घर 5-10 किलोमीटर ही है, मैं शाम को सफ़र नहीं करूँगा, मैं इधर ही रहना पसंद करूँगा। उसके बाद समय आया कि लोग ट्रैवल के बड़े साधन हो गए। 50 किलोमीटर पे नौकरी करने जाते थे, वापस आके अपने घर में सोते थे। आज
बहुत ही कंफर्टेबल माहौल हो गया है, गाड़ियाँ अपनी हो गई हैं, 100 किलोमीटर पे आराम से बंदा अपने घर से उठ के जाता है, जॉब करने के बाद शाम को अपने घर आ चला जाता है, घर में आके रेस्ट करता है, सोता है, खाता है, फैमिली के साथ रहता है। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है आपको वक्त के साथ बदलनी पड़ेगी, और एक ही कह सकते हैं कि जहाँ पे आके आदमी अपनी जॉब के हिसाब से जहाँ से आके शाम को अपने घर वापस आ सकता है उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो ड्राइवर कई बार आप सरकारी अधिकारी होते हैं, कारपोरेट में अधिकारी होते हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी तो मिलती है, साथ में ड्राइवर भी चलाने को मिलता है। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ड्राइवर भी रखते हैं, गाड़ी भी रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि गाड़ी खुद चलानी पड़ती है। जो ड्राइवर का घर है उसको भी हम तीसरे घर से ही देखेंगे। चौथा घर हाउस पीस आपका प्रोफेशन है। इसमें हाउस पीस के लिए आप क्या करते हैं? जो अच्छा प्रोफेशन करते हैं वो हाउस पीस के लिए, हाउस कंफर्ट के लिए लग्जरी लेके आते हैं, घर में अच्छा सामान रखते हैं, सुविधाजनक सामान रखते हैं, इंटीरियर अच्छा करते हैं जहाँ पे आपका दिल लगता है। ये माता का भी घर है, आपका अपना घर है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी भी चौथे घर से देखते हैं। आपकी चाहे प्रॉपर्टी कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे रहने वाली रेजिडेंशियल हो, फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। आपके जितने व्हीकल हैं वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाएंगे। दूसरे घर से जेम्स और ज्वेलरी दूसरे घर से भी देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। जेम्स और ज्वेलरी दूसरे घर से इसलिए देखते हैं कि उसको कैश के बराबर ही नापा जाता है। आधी रात को आपको ज़रूरत पड़ गई, हम सोना बेच के पैसे ले सकते हैं। तो चौथे घर से इसलिए देखते हैं कि वो जेम्स एंड ज्वेलरी का बेसिक घर है और आपकी प्रॉपर्टी में भी उसका एक स्थान है। जो प्रॉपर्टी है वो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रॉपर्टी है। चौथा घर प्रॉपर्टी से इसलिए चौथे घर से देखते हैं। दूसरे घर से भी आप जेम्स एंड ज्वेलरी को ले सकते हैं क्योंकि दैट इज एज गुड एज कैश इज। पांचवा घर होता है व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। आप अपने प्रोफेशन में, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं। कंपिटिटर, इसके बाद ये जो पांचवा घर है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है और आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सलीके से काम करते हैं अपने प्रोफेशन में, चाहे वो नौकरी है चाहे वो बिजनेस है। अपनी क्रिएटिविटी को डाल के अपने बिजनेस में चमक के आते हैं और बहुत कोई प्रेजेंटेशन देता है, किसी तरीके से देता है। बहुत लुभावनी चीज़ें भी हम अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएट करते हैं। किसी का कोई जगह है उसको सजा के रखता है, कोई बंदा बॉदर ही नहीं करता, कूड़ा करकट वहीं पड़ा होता है। ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, नीटनेस है, क्लीनिनेस है, शौक है जो आपका, ये पांचवें घर का है। ऑफ कोर्स यदि पांचवा घर बाकी चीज़ों को लेके बैठा है तो पांचवा घर आपके लव अफेयर का है। अब आप बोलेंगे लव अफेयर का बिजनेस से क्या लेना देना, प्रोफेशन से क्या लेना? बहुत बड़ा लेना देना है। कई बार इंसान अपने लव अफेयर में इतना गुम हो जाता है कि वो प्रोफेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, उसका ध्यान बंट जाता है। मैक्सिमम जो समय है वो लव अफेयर में बीत जाता है, जिसके बाद उसकी नौकरी छूट जाती है। बहुत अननेसेसरली फ़ोन करने लगते हैं आप अपनी जॉब पे, तो आपका एम्प्लॉयर जो है बोलता है कि यू आर यूजिंग अननेसेसरली। हाँ जी सर, कई बार लव अफेयर आपको हेल्प भी कर जाता है। वो वहाँ भी आता हूँ, आप बोलिए। तो आप कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आपका बहुत इंटेलिजेंस रहती है फ़ोन पे, तो आपका एम्प्लॉयर आपको लाइक नहीं करता। कई बार आप अपने लव अफेयर में इतना खो जाते हैं कि आपका बिजनेस में ध्यान नहीं लगता, प्रॉपर समय आप दे नहीं पाते और आपका बिजनेस चौपट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदे से प्यार कर बैठते हैं जो आपको बिजनेस में बड़ा फ़ायदा भी करता है, जॉब में भी बड़ा फ़ायदा करता है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो आपके अफेयर हैं ऐसे सिंसियर अपोजिट सेक्स से हो जाते हैं जो कदम कदम पे आपकी सहायता भी करते हैं, आपको सलाह भी देते हैं, आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसे लव अफेयर फ़ायदा भी करते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपका किस तरह बैठता है।
ज़्यादातर जो बैठता है वो ये है कि बिजनेस और जॉब से अटेंशन डाइवर्ट होती है, जिसके बाद आपको किसी न किसी तरीके से इसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद 5वां घर जो होता है प्रारब्ध कर्म, प्रीवियस जन्म कर्मा, जो प्रीवियस बर्थ के जो आपके कर्म हैं वो प्रारब्ध है आपका, वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, उनका भी लाभ जो है आपको इस जन्म में चुकाना होता है। इसलिए 5वां घर वहाँ भी आपका प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और 5वां घर छठे घर का 12वां है, क्योंकि छठा घर जो है, पहले छठा घर पढ़ाता हूँ आपको, फिर 12वें घर में आएंगे। छठा घर आपके काम करने का स्थान है। छठा घर बैंक से मिलने वाला लोन है। छठा घर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलने वाला लोन है। छठा घर लिटिगेशन है। छठा घर मटेरियल और मैटरनल अंकल मामा जी का भी है। छठा घर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो आपके साथ चलते हुए बंदे से लेते हैं। कैसे? 2 व्यक्ति एक ही दिन में प्रमोट होने वाले हैं, अच्छे पद पे प्रमोट होने वाले हैं, सीट एक है, तो आप कंपटीशन में कैसे आगे निकलेंगे? मस्का मार के, पैसे दे के, या अपनी मेरिट्स के ऊपर जो आपको प्रमोट करने वाली अथॉरिटी है वो देखे कि आप अच्छे हैं, वो जो स्पिरिट है वो भी कंपटीशन की भावना भी छठा घर ही पैदा करता है प्रोफेशन में। और छोटे छोटे स्मॉल डिजीज़ छोटे घर से आते हैं, जिसने थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाना होता है, लेकिन हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोटी डिजीज़ कल को बड़ी बन सकती है इफ़ अनअटेंडेड। यदि आपकी डिजीज़ अनअटेंडेड रहेगी, आप सीरियस नहीं रहेंगे, तो बड़ी डिजीज़ बदलने में फ़र्क नहीं पड़ता, वक्त नहीं लगता। फिर 7वें का 12वां होने से छठा घर डिले इन मैरिज भी देता है, सफोकेशन इन मैरिड लाइफ भी देता है। उसी तरह जैसे 7वें का 12वां होने से छठा घर डिले इन मैरिज देता है, सफोकेशन एट वर्क प्लेस देता है, इसीलिए छठे से 12वां जब होता है 5वां घर, वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सफोकेशन देता है, जो किसी भी तरह की हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल सफोकेशन आपको मिलती है, वो आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके काम करने वालों से हो सकती है, आपके बॉस से हो सकती है, एनवायरमेंटल चेंज से हो सकती है, एनवायरमेंटल कमियों के कारण हो सकती है। हम बोलेंगे सफोकेशन एट वर्क प्लेस। तो वो सफोकेशन है। तो अभी 5वां घर बच्चों का भी है। बच्चों का 5वां घर होता है, बच्चे 5वें घर से देखे जाते हैं। जब भी कभी बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले आपके जहन में 5वां घर आता है। उसके बाद छठा घर मैंने आपको पढ़ाया कि 7वें से 12वां होने की वजह से मैरिड लाइफ में सफोकेशन देता है। पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें सफोकेशन देता है, डिले इन मैरिज भी कराता है। छोटी छोटी बीमारियां आपके प्रोफेशन में आपको पीछे ले जाती हैं, इसलिए छोटी बीमारियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 7वां घर अपोजिशन का होता है, जो प्रोफेशन में आपको झेलनी पड़ती है। वो अपोजिशन जो आपके साथ काम करते हैं, कई बार आपको तंग करते हैं, उनकी अपोजिशन हो जाती है। कई बार एट द टाइम ऑफ प्रमोशन जो साथी है आपकी टांगें खींचता है, उससे आपको प्रॉब्लम आती है, अपोजिशन मिलती है। कई बार आपका अधिकारी जो है, आपके जो ऊपर बॉस है, वो आपको तंग करता है, वो भी अपोजिशन है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बिजनेस है, आपकी दुकान है, दुकान के साथ एक आपके जैसी दुकान खुल गई, तो आपको उस कंपटीशन का बहुत ज़्यादा असर होता है आपके दिमाग में। कंपटीटर भी है, जो दुकानदार है वो आपके साथ वाला वो कंपटीटर है, आपके साथ काम करने वाला आपका कंपटीटर है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस भी देखते हैं, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उसको भी 7वें घर से देखना पड़ता है। 7वें घर में एक और चीज़ है, ये 10वें घर का 10वां है। भावत भावम के लिहाज से ये प्रोफेशन का दूसरा लगन है, इसलिए प्रोफेशन की जितनी 10वें घर की इंपॉर्टेंस है, उतना ही 7वें घर की भी इंपॉर्टेंस रहती है। आपको मालूम है कि भावत भावम का जो प्रिंसिपल है आपको अच्छे से जानते हैं, आप उसको समझते हैं, उसके बारे में आपको शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूंगा। जो भावत भावम होता है वो आपके उस घर का सूक्ष्म स्थान होता है। जैसे आपके शरीर में एक सूक्ष्म आत्मा है, इसी तरह आपके सूक्ष्म शरीर के रूप में है, इसी तरह वो घर का जो घर होता है, जैसे 5वें का 5वां, 10वें का 10वां,
दूसरे का दूसरा, ये जो भावत भाव वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो इनको बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इनकी, इनका कभी भी इनको भूलना नहीं चाहिए। और आठवां घर सबसे पहले तो हर्डल्स का है। आपकी ज़िंदगी में जितनी रुकावटें हैं वो 8वें घर से ही आती हैं। इंसल्ट आपको प्रोफेशन में जब झेलनी पड़ती है, कसूर किसी का भी हो, जहाँ पे आप इंसल्ट झेलते हैं वो 8वें घर की उपज होती है। क्वाल्स, झगड़े जो हैं वो 8वें घर के होते हैं। रिसर्च, जो आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में रिसर्च वर्क करते हैं, वो भी 8वें घर से देखा जाता है। माइनिंग का बिजनेस, जो भी धरती के नीचे कुछ भी है, चाहे रेता, चाहे बजरी, चाहे सैंड, चाहे लाइम, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे कोयला, चाहे डायमंड, वो 8वें घर से देखेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 8वें घर से देखेंगे। अनअर्न्ड इनकम, आपका कोई ऐसा स्थान पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग आपको खुश करके अपना फ़ायदा ले रहे हैं, जहाँ पे वो खुश करने की जगह आपको पैसे दे के ब्राइब करते हैं, फिर आप उनको रिलैक्स करते हैं, दे एंजॉय द फ्रूट ऑफ दिस, जो आपको नहीं करना चाहिए था, आप इलीगल तरीके से उनको रिलीफ दे रहे हैं, उसके लिए जो आप पैसा खा रहे हैं, वो दूसरा घर है, वो 8वां घर है। अनअर्न्ड इनकम, रिश्वत जिसको कहते हैं, रिश्वत का घर है 8वां घर। और इसी वजह से ये ब्राइब का घर भी माना जाता है। और फाइनेंशियल हेल्प जो होती है, अनअर्न्ड फाइनेंशियल हेल्प, उसका भी यही है। कोई काम में आप फंस गए, आपके पिताजी आपकी मदद करते हैं, आपके ससुराल बड़े आपकी मदद करते हैं, माता कई बार पैसे दे देती है कि बेटे 4 पैसे मेरे पास हैं, ये थोड़े से लग मकान खरीदना है, आप एक मेजर अमाउंट डालते हैं, कुछ पैसे घर वाले देते हैं, कुछ आपके पास हैं, कुछ घर वाले देते हैं। वो जो अनअर्न्ड हेल्प है आपकी, वो भी आप 5वें घर से लेते हैं, चाहे वो फादर दे, स्पाउस दे। लोन, 6ठे घर में वो लोन है जो बैंक से मिलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। 8वें घर में वो लोन होते हैं जो अपने एसेट्स के अगेंस्ट आप लेते हैं। जैसे पीएफ आपका एसेट है, आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। सोना आपके पास पड़ा है, सोने को रख के आप किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा ले रहे हैं, शाहूकार से पैसा ले रहे हैं। इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वहाँ से आप पैसा ले रहे हैं, उसको रख के। एफडीआर आपके पास पड़ी धन आपका है, उसके अगेंस्ट आपको बैंक 1 मिनट में पैसा देता है। तो वो जो लोन मिलना है वो भी 8वें घर से है। तो लोन 8वें घर में और 6ठे घर में लोन में क्या फ़र्क है? 6ठे घर का लोन फाइनेंस इंस्टीट्यूट से मिलता है और बैंक से मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आप डॉक्यूमेंट रखते हैं वो एज सिक्योरिटी रखे जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, आपका मकान है उसकी रजिस्ट्री रख दी, मकान नहीं लिया आपसे, रजिस्ट्री रख दी, लेकिन जो आप एफडीआर अपने एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं वो एसेट आपके रखे जाते हैं। वो आपको सोना है तो सोना रख लिया, बैंक एफडीआर तो एफडीआर रख ली, आपके भाई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी रख ली, इस तरीके से। और उसके बाद आता है 9वां घर। 9वां घर हाउस ऑफ लक, आपका भाग्य स्थान है, आपकी डिवाइन ग्रेस है, जो भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। लॉन्ग जर्नीज, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी यात्राएं आपके पास है, लंबा जो फासला है वो भी यही है। जब तक आप कमाते नहीं, आपके पिता का घर भी यही है, गुरु स्थान भी यही है, तो गुरु स्थान भी यही माना जाएगा। 10वां घर प्राइम हाउस फॉर द प्रोफेशन है, नाम, मान, सम्मान। प्रोफेशन और 6ठे घर में क्या फ़र्क है? 6ठा घर 10वें घर में क्या फ़र्क है? 10वां घर जो है आपके नाम का, मान का, सम्मान का घर है, जो आप लोग लेते हैं अपने प्रोफेशन के नाम से। आप किस नाम से क्या काम करते हैं? आप दुकानदार हैं, प्रोफेशन के नाम से आपको जाना जाएगा। आप जॉब में कहीं अच्छे एमडी लगे हुए हैं तो आपको पता होगा ही इज़ एमडी। तो आपका वो बड़ा दायरा है। एक आईएएस ऑफिसर लगा, उसका 10वां घर बताता है कि वो आईएएस है। एक आईपीएस ऑफिसर उसको बताता है, जज को पता चलता है, जज अथॉरिटी है। 10वां घर अथॉरिटी के लिए भी जाना जाता है। 10वां घर प्रोफेशन के नाम, सम्मान, मान के लिए भी जाना जाता है। 10वां घर प्रोफेशन में अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए भी जाना जाता है। ठीक है जी। तो 11वां घर हाउस ऑफ गेन है, जो प्रोफेशन में आपको मिलता है, लाभ का घर है। और चाहे वो प्रोफेशन है आपकी, चाहे जॉब है आपकी, चाहे अवार्ड्स हैं, चाहे ऑनर है, उनके सब के जो
इच्छा की पूर्ति है, वो अवार्ड के मिलने की पूर्ति, प्रॉफिट के मिलने की पूर्ति, जॉब मिलने की पूर्ति, फाइनेंस मिलने की पूर्ति, अवार्ड मिलने की पूर्ति जो है वो 11वां घर करता है। 11वां घर जनरली अच्छा ही माना जाता है, अनलेस दैट इज बाधक स्थाना फॉर यू। जो बाधक है इस घर के लिए मूवेबल साइन जो होते हैं 1, 4, 7, 10 लगना, वो इस घर को यदि 1, 4, 7, 10 है तो इसमें आपका बाधक राशि आ जाती है। उसके लिए 11वां घर बाधक है। जो भी राशि यहाँ पड़ी होगी उसका स्वामी बाधकेश कहलाएगा, और जो राशि यहाँ पड़ी हो, जो घर है वो 11वां वो बाधक कहलाएगा। तो 12वां घर लॉस का है, लॉस इन प्रोफेशन, लॉस इन जॉब, जितने आपके पेनल्टीज लगती हैं वो भी 12वां घर है। जुर्माना जो भरना पड़ता है आपको वो भी 12वां घर है। जितने लॉसेज होते हैं वो भी 12वां घर में है। जेल स्थान है आपको, यदि आपने कोई क्राइम किया है तो जेल होती है, वो भी 12वां घर है। जेल वाले आपको जेल के साथ साथ कुछ फाइन लगाते हैं, फाइन पे करना भी 12वां घर है। आप जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में आपका कहीं चलान हो गया, उसका जो आप पेनल्टी पे करते हैं वो भी 12वां ही घर कहलाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है, आप बीमार होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, उस पर उसका भी 12वां घर है, उस पर होने वाले खर्चे का भी 12वां ही घर है। तो यदि कोई कोर्ट में जॉब करता है उसका 12वां घर भी काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। यदि कोई डॉक्टर है उसका 12वां घर भी प्रोमिनेंट होना चाहिए। कोई पैरामेडिकल का स्टाफ है, नर्स है, और जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं अदर देन डॉक्टर, उनका भी 12वां घर वहाँ पे होगा। सेटलमेंट अब्रॉड भी 12वें घर से देखी जाती है। 12वां घर विदेश का भी होता है। ये 12 के 12 घर आपको मैंने 12 जो प्रोफेशन में काम आते हैं मैंने आपको एक सलीके से बताने की कोशिश की है। इनको याद रखना आपकी ज़रूरत है, लेकिन इसको दिमाग पे वजन नहीं डालना। धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। रोज़ 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। नहीं तो क्या है, जब किसी का हॉरोस्कोप देखना है इस लिस्ट को अपने साथ रख लो। ये 3 पेज के नोट्स हैं सारे, इनको अपने साथ रखो। 2 पेज के ही है, 2 पेज के नोट्स अपने साथ रख लो। जब कोई आया तो पेज उठाया, देख लिया, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। 10, 15, 20 पत्रियाँ देखने के बाद आपको याद हो जाने हैं, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब आती है बारी कारका प्लैनेट्स की। प्रोफेशन, हर व्यक्ति अलग प्रोफेशन करता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रोफेशन होता है और उस प्रोफेशन का कोई ना कोई कारका होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही बड़ी रिसर्च के बाद हर प्लैनेट को उनके सिग्निफिकेटर दिए हैं, कारकत्व दिए हैं। उन्होंने हर प्रोफेशन को लड़ीबद्ध किया है, किसी न किसी प्लैनेट्स के अधीन किया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुध, जो सबसे पहले बुध क्यों कारका है? बुध सिग्निफाइज एनालिटिकल क्वालिटी, मरकरी सिग्निफाइज एनालिटिकल क्वालिटी। बुध में ऊंच नीच देखने की, मोल तोल करने की, चीज़ों को भांपने की शक्ति है। जो आपका दिमाग में, जिसका बुध आपके अच्छा है, बढ़िया है, शार्प है, उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तीव्र होता है, इंटेलिजेंसिया बहुत हाई होता है। वो इमीडिएट चीज़ों को अच्छा या बुरा है जज कर सकता है। इसलिए बुध मैथमेटिक्स का कारक है, बुध कैलकुलेशन का कारक है, बुध कमर्शियल एस्पेक्ट से बिजनेस को देखने का कारक है। बुध कैलकुलेटर है, बहुत तगड़ा कैलकुलेटर है। 1 सेकंड में लगा देता है हिसाब किताब कि ये चीज़ यहाँ पे मुझे इतनी की पड़ रही है, मैं इतने की बिक जाएगी। बुध क्या है, प्रोफेशन में, चाहे आप जॉब भी क्यों नहीं कर रहे, जॉब में भी जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है इंटेलिजेंसिया की, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है समझ की, तो वहाँ पे बुध इसका कारक होता है। इसलिए जब कोई प्रोफेशन की बात करेंगे सबसे पहले बुध की बात करेंगे। यदि बुध अच्छा है तो आपका इंटेलिजेंसिया अच्छा है, आपका इंटेलिजेंसिया अच्छा है तो आपको बिजनेस में, जॉब में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपको हरा नहीं सकता। अब उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशन किसके लिए काम आते हैं? सबसे पहले सूर्य। सूर्य राजा प्लैनेट है, इसलिए सूर्य सिग्निफाइड एटीट्यूड, सन सिग्निफाइड अथॉरिटी और एटीट्यूड का प्लैनेट है। इंसान के नेटिव के एटीट्यूड को और अथॉरिटी को दर्शाता है। जुपिटर सिग्निफाइज एथिकल सेंस ऑफ द नेटिव। जो बृहस्पति है
इंसान को सभ्य समाज में जीने का रास्ता बताता है। अपने प्रोफेशन में वो एथिकल चीज़ें जो ठीक है वही करने की कोशिश करता है। जिसका बृहस्पति स्ट्रांग है वो दाएं बाएं की कोई चीज़ नहीं करता, किसी को मिसगाइड नहीं करता, किसी अपना काम ध्यान से करता है और ग्रेसफुली करता है, क्योंकि जुपिटर ग्रेस का कारक है। चंद्रमा सिग्निफाइज फ्लो ऑफ मनी इन कैरियर। आपके कैरियर में पैसे का फ्लो कैसा है चंद्रमा की सेहत से देखा जा सकता है। जैसे हॉरोस्कोप में चंद्रमा की सेहत, वैसा ही आपका फ्लो चार्ट है पैसे का। पैसे का जो फ्लो चार्ट है वो धन का कारक है। लिक्विड कैश का कारक जो है वो चंद्रमा है। सैटर्न, शनि किस चीज़ का कारक है? शनि तो वही सर्विस एटीट्यूड है इंसान का। सर्विट्यूड शनि के पास होता है। इंसान ऐसा काम करना चाहता है जिसमें नौकरी सेवा करनी पड़े, चाहे वो बिजनेस करेगा तो सर्विस इंडस्ट्री से करेगा रिलेटेड, जिसका शनि बलवान होगा, या वो अंडर अर्थ चीज़ों का कारक है वो करेगा, या फिर वो नौकरी करेगा। Saturn signifies servitude and discipline in the native's life। बहुत अच्छा डिसिप्लिन प्लान है। हर काम बहुत डिसिप्लिन में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए करता है। Which is an essential part of the success and failure in one's life। जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, किसी की ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी अंग है। जो इनडिसिप्लिन इंसान होते हैं वो ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छू नहीं सकते, चाहे उनके पास जितना बड़ा कैलिबर भी हो। वीनस सिग्निफाइज पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस, अदाकारी। आप अपने प्रोफेशन में लोगों से कैसे डील करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाके मन करता है कि बार बार आएँ, अच्छा लगा, छोटा सा काम करवा के भी आते हैं, बड़ा सा भी काम करवाते हैं, आपके दिमाग पे वजन नहीं आता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के ना आप आगे निकल जाते हैं, यार कल को इसका बेटा बैठा होगा ना तब मैं आऊँगा, इसकी दुकान से खरीद के लेके जाऊँगा सामान। आपने बहुत से देखे होंगे, हर शहर में ऐसे लोग होते हैं। ये वीनस है जो आपको पोलाइटनेस देता है, क्रिएटिविटी देता है, लग्जरी एनवायरनमेंट देता है, चाहे वो जॉब है चाहे प्रोफेशन है। जिनका शुक्र अच्छा है उनको एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, बढ़िया रहने के, बैठने के, टेबल कुर्सी बड़े कंफर्टेबल मिलते हैं। मंगल, मार्स सिग्निफाइज अग्रेसिवनेस एंड एनर्जी लेवल ऑफ इफेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द नेटिव। मंगल जो है आपकी एनर्जी कैसी है ये बताएगा। आपकी एनर्जी कितनी इफेक्टिव है अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने प्रोफेशन में, ये दर्शाता है। अब आगे बात आती है राहु की। राहु सिग्निफाइज ग्रोथ ऑफ द प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा ये राहु बताएगा। अंडर डेवलपिंग प्रोफेशन। हाँ जी सर, अगर राहु का एस्पेक्ट हो 10th हाउस पे तो भी प्रोफेशन ग्रो करता है, राइट? 2 मिनट दे दो। राहु प्रोफेशन की ग्रोथ को दर्शाता है। राहु उन जगहों को कारक है जो अंडर डेवलप्ड है। यदि राहु आपके प्रोफेशन के ऊपर साया छोड़ रहा है, छठे घर पे साया छोड़ रहा है, 10वें घर पे साया छोड़ रहा है, तो प्रोफेशन तो आपका अच्छा हो जाएगा। राहु की दशा में आपको कंप्रोमाइज एनवायरनमेंट पे जरूर करना पड़ेगा। प्रोफेशन अच्छा जरूर हो जाएगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। स्मेल को भी कारक है, पोल्यूशन को भी कारक है, पोल्यूशन का कारक भी राहु है। एंड द नेटिव इन द प्रोफेशन सिग्निफाइड बाय द सैटर्न। जो सैटर्न के प्रोफेशन है वही राहु के प्रोफेशन भी हैं। इसके साथ साथ जो और प्रोफेशन है राहु के, दैट इज एविएशन। जितना भी जहाज रानी है वो राहु की है। कंप्यूटर राहु के हैं, कंप्यूटर साइंस राहु की है, आईटी इंडस्ट्री राहु की है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान राहु का है, और एरोनॉटिक्स जितनी भी है राहु की है। रिसर्च का कार का भी राहु है। राहु और सैटर्न में इतना ही अंतर है। स्मार्ट वॉच कौन सा प्लेनेट बोलेंगे? राहु। अब मैं आपको बता, इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको। 2 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट पहले आप सुन लो। अब सैटर्न और राहु में क्या अंतर है?
इलेक्ट्रिकल पार्ट इज सैटर्न, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इज राहु। हर इंस्ट्रूमेंट जो है आज की डेट में इसका देश काल पात्र के हिसाब से बदल गया है। कोई मशीन ऐसी नहीं है जहां पे कंप्यूटर नहीं है। अब क्या हम बोलें कंप्यूटर, जो मशीनरी तो हम सैटर्न से गिनते थे लोहे की, तो अब सैटर्न के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। जो कॉपर है, जहाँ पे लगता है, कॉपर चिप्स लगती हैं, घड़ियों में लगती हैं, पहले नहीं लगती थी, पहले गरारियाँ लगती थी, तब घड़ी सैटर्न की थी, बुध की थी। आज इलेक्ट्रॉनिक चिप है, बुध की टाइम, जो टाइम फ्रेम में नापता बुध है टाइम, और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, वो जो है राहु की हो गई। लेकिन इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वो क्या चीज़ है, वो इंस्ट्रूमेंट है नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट है समय, इंस्ट्रूमेंट है शेयर करना, वो बुध के पास है, क्योंकि कम्युनिकेशन जितनी है बुध के पास है वो लेकिन जब हम बात करेंगे, लगा क्या है अंदर, कंप्यूटर चिप लगी है, तो वो फिर राहु की आ गई। तो कंप्लीट जो है कोई भी चीज़ आज की डेट में ऐसे नहीं रही कि जैसे हम बोलें कि ये इसकी है। हाँ, जो सीधी सादी चीज़ें हैं, जो आ गई, हमारे चूल्हा आ गया, गैस का लोहे का बना हुआ है तो हो गया शनि का। लेकिन वॉशिंग मशीन है, लोहे की बनी हुई है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक फिट है, सेंसर लगे हुए हैं, एलईडी है, एलईडी है, दिखाती चलचित्र है, शुक्र का हो गया। लेकिन चलचित्र किससे दिखते हैं? राहु से। इलेक्ट्रॉनिक्स भी राहु की है, चलचित्र भी राहु की है, इंटरटेन करती है, इसलिए शुक्र राहु हो गया। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बिठाने हैं। आप पहले बेसिक को अपना मजबूत कर लो। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा बेटे, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे चाहते हुए भी। आप चाहे मेरे से रात को सोते हुए पूछते, हाँ अब आ गया ना, बर्नर कॉपर का होता है, लेकिन बर्नर कॉपर का होता है, और बर्नर में आग जलती है, तो चूल्हा क्या आ गया, आग जलती है, आग। मंगल और शनि का हो गया बेटे, तांबा भी शनि का होता है, तांबा भी मंगल का होता है। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने बताया है ना, इसको आप अपने दिमाग में कहीं से बिठा लो, फिर चाहे हजारों कॉम्बिनेशन बना लेना। केतु सिग्निफाई अंडर डेवलपमेंट एरिया, डिससेटिस्फेक्शन एंड हाई प्रिसाइज इक्विपमेंट। अब केतु क्या है? जितनी सीएनसी मशीनरी है केतु की है, जितने औजार, जिससे हार्ट का ऑपरेशन होता है, जिससे किडनी का ऑपरेशन होता है, जिसके आंखों का ऑपरेशन होता है, जितने ब्रीक से ब्रीक औजार हैं डॉक्टरों के, वो केतु हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन जो कर रहा है डॉक्टर सर्जरी की, वो केतु के बिना कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुपर स्पेशलाइजेशन, चाहे उसने हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आईज में कोई प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसने इतने ब्रीक इंस्ट्रूमेंट, इतने माइक्रो लेवल पे जाके एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट यूज करने, केतु के बिना हो ही नहीं सकते। केतु मोस्ट प्रिसाइज इक्विपमेंट का कारक है। दूसरी तरफ ये डिससेटिस्फेक्शन का भी कारक है, ये अनडेवलप्ड एरिया का भी कारक है, जहाँ से स्मेल आती है। कहीं पे स्मेल आ रही है, आपको ढेर लगा हुआ है, वो केतु का कारक है। जहाँ पे हड्डियों का फैक्ट्री है, वो केतु का कारक है। तो ये आप ना जब इसको मास मंजा कर लोगे, इसको बहुत हाई लेवल पे इसको समझ लोगे, तो ये आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लेना। मेरे को रात सोते हुए बताओ कॉम्बिनेशन है, मैं बता दूंगा ये कॉम्बिनेशन है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की सेवा करते हुए 17 साल हो गए, तो 17 साल में मेरे जैसा बुद्धू आदमी भी याद कर लेता है। तो जब याद हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर जितने मर्जी प्रोफेशन पूछते जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ ये इंटेलिजेंसिया नहीं है, ये तो रसरी आवत जावत पे सिल पे पड़े निशान वो है। इतनी बार घूम गए आगे से, इतनी बार ये पढ़ लिए, इतनी बार पढ़ा लिए, तो वो समझ आ जाते हैं। प्रोफेशन पे बेसिक नॉलेज आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।